नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास कार्यक्रम इस वक्त में। मैं हूं निखिल सिंह और क्या है इस वक्त की बड़ी खबरें जिनके बारे में विस्तार से जानने समझने को लेकर आपके मन में जिज्ञासा है। क्या है इन खबरों के मायने, क्या है इनके पीछे का एजेंडा। गद्दार वाले बयान पर आहत हुए हैं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता। जी हां, समाजवादी पार्टी के नेता ने जब राणा सांगा को गद्दार बताया और अखिलेश यादव ने उसका समर्थन किया तो आम सपा कार्यकर्ताओं को राष्ट्र नायकों का अपमान नागवार गुजरा है। और इस बीच राजपूत करनी सेना ने राणा सांगा को गद्दार कहे जाने पर विरोध प्रदर्शन किया है। पूरी खबर पर हम बात करेंगे और अपने साथ ही साथ रिपोर्टर से भी जुड़ेंगे, जानेंगे क्या है ग्राउंड रिपोर्ट, ग्राउंड सिचुएशन। इसके साथ ही होगी वक्फ संशोधन बिल की, जिस पर उलेमा के पीछे खड़े हैं नेता। बिहार में चुनावी हलचल के बीच वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ पटना में मुस्लिम संगठनों का विरोध प्रदर्शन है, तो सियासी माहौल को इस विरोध प्रदर्शन ने गरमा दिया है। तो क्या है इसके पीछे की सियासत, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे अपने खास मेहमानों के साथ। लंदन से बंगाल उद्योग लाएंगी ममता बनर्जी, ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि अपने लंदन दौरे पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उद्योगपतियों से अपील की है कि वो बंगाल की जमीन में उनको कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी, जमीन दी जाएगी, दूसरी सुविधाएं दी जाएंगी, आप उद्योग लगाएं। लेकिन चुनावी मौसम में राज्य में बढ़ती बेरोजगारी के बीच ममता बनर्जी को अब उद्योग लगाने की चिंता क्यों सता रही है, यह एक बड़ा सवाल है। सिंगूर का जो पूरा मामला था टाटा वाला, वो अभी लोग भूले नहीं हैं कि किस तरह से जो उद्योगपति थे उनको राज्य से भगा दिया गया था। तो ऐसा आखिर ममता बनर्जी अब उनको उद्योगपति और उद्योग वापस क्यों याद आ रहे हैं? होंगे कई अहम सवाल और जवाब, लेकिन इससे सबसे पहले बात करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस की। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका एक दूसरे के खिलाफ नहीं। कहा, नियंत्रण और संतुलन के साथ मिलकर करना होगा काम। सेवा, सुरक्षा और सुशासन हमारी पार्टी का मॉडल। योगी आदित्यनाथ ने पॉडकास्ट में कई अहम मुद्दों पर दिए बयान। कहा, पीएम मोदी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार ने किया उत्तर प्रदेश का समग्र विकास। महादेव सट्टा ऐप मामले पर सीबीआई छत्तीसगढ़, दिल्ली, कोलकाता, भोपाल में 60 जगहों पर सीबीआई की छापेमारी। छत्तीसगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उनके करीबियों और कुछ आईपीएस अधिकारियों के घर पर भी रेड। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के दुष्कर्म से जुड़े विवादास्पद आदेश पर लगाई रोक। बेंच ने हाईकोर्ट के फैसले पर जताई सख्त नाराजगी। कहा, असंवेदनशीलता और अमानवीय रुख को दर्शाती है जज की टिप्पणी। और औरंगजेब को महान बताने की सियासी मजबूरी में समाजवादी पार्टी ने महान योद्धा राणा सांगा को बताया गद्दार, तो सपा के ही स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं में आक्रोश। इस बीच राजपूत करनी सेना ने दिल्ली में रामजी लाल सुमन के आवास पर प्रदर्शन कर जताया आक्रोश। तो रामजी लाल सुमन, जो कि समाजवादी पार्टी के राज्यसभा के सांसद हैं, उनका एक बयान आया और उसको लेकर के आक्रोश हो गया राणा सांगा को। जिस राणा सांगा पर देश गर्व करता है, राणा संग्राम सिंह, और जिस राणा सांगा को देश गौरव मानता है, राष्ट्र अपना गौरव समझता है, उनको अपमानित किया। तो क्या कुछ कहते हैं इस पर आज के कवि। हम कुमार विश्वास को सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि वो क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे प्रकरण पर। शेरों की मांदों के आगे कुछ ग्राम सिंह चिल्लाए हैं। मेवाड़ वंश कुल कीर्ति कोश जिनके होने से दीपित है, उन राणा सांगा के घावों पर कुछ भुनगे मंडराए हैं। उनसे कह दो अब देश शौर्य की मुट्ठी खूब तानता है। उनसे कह दो यह देश महाराणा की ज्योति जानता है। इतिहास तुम्हारी सरकारों का बंधक नहीं रहेगा। उनसे कह दो यह देश लुटेरों को अब नहीं मानता है। उनसे कह दो यह देश ऋणी है ऐसे पुण्य प्रवाहों का। यह देश ऋणी है वीर शिवा के परम प्रतापी छावों का।
उनसे कह दो वे राजनीति का गुणाभाग घर पर रखें। यह देश ऋणी है महाराणा सांगा के 80 घावों का। उनसे कह दो कि वो राजनीति का गुणा भाग अपने पास रखे। ये कविता का मर्म ये है। और जो राष्ट्र नायक हैं उनको अगर गद्दार कहा जाएगा तो इस पर आहत सभी होंगे, चाहे वो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ही क्यों ना हो। आपने ये जो कुमार विश्वास की ये जो पंक्तियां सुनी, ये दरअसल इस बात को दर्शाती हैं कि साहित्य समाज का दर्पण है। और जब साहित्य समाज का दर्पण कहा जाता है तो ये आम समाज जो है उसकी बात सामने लेकर आती है। वीर शिरोमणि महाराणा सांगा केवल एक महान योद्धा ही नहीं बल्कि साहस, स्वाभिमान और अदम्य साहस पराक्रम के प्रतीक थे। उनकी वीरता ऐसी थी कि अनेक घाव खाने के बाद भी उन्होंने पराजय स्वीकार कभी नहीं की। उनका हौसला कभी नहीं टूटा। एक भुजा, एक आंख और एक टांग खोने के बाद भी वे युद्धभूमि में पूरी दृढ़ता से डटे रहे। उनके शरीर पर युद्ध के दौरान 80 से अधिक घावों के निशान थे। इसलिए मेवाड़ के श्री राणा सांगा को सैनिकों का भग्नावशेष कहा जाता है। सैनिकों का भग्नावशेष। इतिहास में राणा जी का जितना वर्णन कम है उतना ही वे अधिक लोक जीवन में सम्मानित हैं। लोक जीवन में वो बहुत सम्मानित हैं। राष्ट्र उन्हें अपना नायक मानता है। ऐसे में समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन ने जब राणा सांगा को गद्दार और देशद्रोही बताया तो इस पर हंगामा खड़ा हो गया। नेताओं ने अपने अपने हिसाब से प्रतिक्रियाएं दी, लेकिन अपने राष्ट्र नायकों पर गर्व करने वाले आम भारतवासी इससे आहत हुए हैं। उनकी वेदना कई तरह से सामने आ रही है। इस मामले में उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश भर से, और सिर्फ राजपूतों में ही नहीं बल्कि अलग अलग समाज के लोगों से तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं। विशेष बात है कि अखिलेश यादव के रामजीलाल के बयान पर दिए गए समर्थन के बाद पार्टी के कई नेता अब मुश्किल में नजर आ रहे हैं। वो इस विषय में कुछ भी कहने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की चंदौली लोकसभा सीट से सपा सांसद वीरेंद्र सिंह कहते हैं कि जहां तक मैंने राणा सांगा के बारे में सुना है, वे एक वीर योद्धा थे। उन्होंने जितने भी युद्ध लड़े उसमें जीत हासिल की। राजपूत समाज को राणा सांगा पर गर्व है, ये समाजवादी पार्टी के सांसद भी कहने को मजबूर हैं। नेता तो अपना बयान गोलमोल बातें करके टाल देते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के आम कार्यकर्ताओं को रामजीलाल सुमन की बात नागवार गुजरी है। समाजवादी पार्टी के कट्टर समर्थक रहे आकाश यादव का ट्वीट इन दिनों वायरल है, जो लिखते हैं कि मैं सपा का बहुत बड़ा सपोर्टर हूं, लेकिन अगर बात इतिहास की करनी है तो अगर सपा कहती है कि औरंगजेब महान है और महाराणा सांगा गद्दार हैं, तो मैं ऐसी पार्टी का शायद ही सपोर्ट कर पाऊंगा। दरअसल सपा ही नहीं, विपक्षी पार्टियों के कई जमीनी कार्यकर्ताओं के मन में पार्टी के तुष्टीकरण की नीति पर आगे बढ़ते हुए राष्ट्र नायकों को कोसने के एजेंडे से वे बहुत आहत हैं। कुछ कार्यकर्ता अपनी व्यथा को शब्द दे रहे हैं और कुछ मन महसूस कर रह जा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि गद्दार वाला बयान यूपी की सियासत में अखिलेश यादव को गहरा जख्म न दे दे। इस बीच राजपूत करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में रामजीलाल सुमन के आवास पर प्रदर्शन करके अपना आक्रोश जताया है। तो सबसे पहले आपको सुनवाएंगे समाजवादी पार्टी के नेता रामजीलाल सुमन का वो विवादित बयान जो उन्होंने राज्यसभा में दिया। एक तो बीजेपी के लोगों का तकिया कलाम हो गया है सभापति महोदय कि मुसलमान इनमें बाबर का डीएनए है। लेकिन सभापति महोदय मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद है और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव का कहना है कि रामजीलाल ने इतिहास का पन्ना पलटा है। रामजीलाल सुमन जी ने भी इतिहास का कोई पन्ना पलट दिया, जिस पन्ने में अगर इस तरह की भाव लिखा होगा। और इस बयान के बाद जो रामजीलाल सुमन का जो बयान आया और उसके बाद जो अखिलेश यादव ने उनको समर्थन किया, उसके बाद तो मानो भूचाल आ गया और सभी ने राष्ट्र नायकों को गद्दार कहने पर जिस तरह की प्रतिक्रियाएं थी वो वाकई बहुत, जिसको कहते हैं कि पूरा आक्रोश जो था वो सामने निकल कर आया। समाजवादी पार्टी के बागी विधायक राकेश प्रताप सिंह ने इस बयान की निंदा की है। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं।
गलत है और राजनेता को इस तरह की टिप्पणी करना ठीक नहीं है। हम केवल इतना कहेंगे कि राणा सांगा के विषय में माननीय सांसद जी को जानकारी नहीं है और बिना जानकारी के केवल जातीय टिप्पणी करना, राणा सांगा क्षत्रिय परिवार में जन्मे थे, इस भाव से टिप्पणी करना ये बिल्कुल उचित नहीं है। और राज्यसभा सांसद, बड़े नेता, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव को ये टिप्पणी और अशोभनीय लगती है। और राजस्थान के वित्त मंत्री दिया कुमारी ने समाजवादी पार्टी नेता की ओछी टिप्पणी की आलोचना की। उन्होंने तो इतना कुछ किया, इतने युद्ध लड़े हैं मातृभूमि के लिए, और ऐसे व्यक्तित्व के बारे में इस तरह की ओछी टिप्पणी करना बहुत ही गलत है। तो आपने देखा कि किस तरह से ये पूरा मामला, इस पर एक के बाद एक रिएक्शंस आ रहे हैं। और सबसे खास बात है कि आज जो राजपूत करनी सेना है उसने रामजी लाल सुमन के आगरा स्थित आवास पर विरोध प्रदर्शन भी किया है और अपना आक्रोश जताया है। और उसके बाद बात करेंगे बीजेपी के जो नेता रहे हैं, दरअसल निर्दलीय या उनकी अपनी पार्टी है जनसत्ता दल, रघुराज प्रताप सिंह जो कि उत्तर प्रदेश के नेता है और राजा भैया के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने एक्स पर लिखा कि सपा नेता रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा को लेकर जो अभद्र टिप्पणी की है वो सत्य से परे तो है ही, हर देशभक्त, हर राष्ट्रवादी के लिए बहुत ही कष्टप्रद है। राजा भैया ने लिखा कि राणा सांगा ने राष्ट्र और धर्म की रक्षा के लिए अनेक लड़ाइयां लड़ी और जीती। तुष्टीकरण के चलते हमारे महानायकों को खलनायक और गद्दार कहा जा रहा है। देश का दुर्भाग्य है कि औरंगजेब जैसी आतताई और बर्बर शासक का महिमा मंडन करने के लिए कुछ लोग अपने ही महानायकों को छोटा दिखाने की होड़ में लगे हुए हैं और अब इतिहास के सत्य पुनर्लेखन का युग आ चुका है। तो इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे कंसल्टिंग एडिटर विनोद मिश्रा जुड़े हुए हैं, उनसे इस पूरे विषय पर बात करेंगे। साथ ही साथ हमारे संवाददाता भी जुड़ेंगे, उनके साथ भी हम बात करेंगे। शुरुआत विनोद जी आपके साथ करेंगे। ये एक जिसको कहते हैं कि एक बयान, जिस तरह से इस पर एक चिंगारी ने पूरी जिसको कहना चाहिए कि सियासत में आग लगा दी है। सियासत ही नहीं बल्कि हम इसमें देख रहे हैं कि आम लोग भी बहुत आक्रोशित हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ही क्यों ना हो। विनोद जी, निखिल, ये महज सिर्फ एक बयान नहीं है, ये 800 सालों की जो गुलामी की मानसिकता है, उस मानसिकता से कुछ लोग अभी तक आजाद नहीं हो पाए हैं। इस बात को हमें गौर करना पड़ेगा कि गुलामी की मानसिकता में हम ये इसलिए कह रहे हैं कि इस गुलामी मानसिकता को ही लेके जो इतिहास लेखन की परंपरा भारत के इतिहास की शुरू हुई थी आजादी के बाद, ये उसी की परिणति है कि वो रामजी लाल सुमन को ये नहीं पता या उन्होंने उस इतिहास को नहीं देखा। जब राणा संग्राम सिंह की बात, आप राणा सांगा की बात करते हैं, जिन्होंने 18 बार इब्राहिम लोदी को हराया था जी, जिसने 18 बार इब्राहिम लोदी को हराया था, उसे बाबर की मदद की क्या जरूरत पड़ गई कि उन्होंने बाबर को चिट्ठी लिखा। खुद बाबरनामा में बाबर लिखते हैं कि राणा सांगा जिस एक शौर्य और प्रतापी राजा को वो एक सलाम करते हैं, वो कहते हैं कि ऐसा प्रतापी राजा को वो देख के भी एक तरह से वो कह रहे थे कि बाबरनामा में लिखते हैं कि हमें इस बात को ये देखना पड़ेगा कि भारत के राजपूतों और भारत के राजपूत शौर्य जो है वो राणा सांगा में कैसे प्रतिबिंबित होता है। ये अलग बात है कि खानवा की लड़ाई में राणा सांगा की हार नहीं हुई थी, वो घाव से 80 घाव से इस तरह से घायल हुए थे और मूर्छित हुए थे कि उनके जाने के उनके मैदान से हटने के बाद ही वो एक तरह से वहां के सैनिक वहां से हट गए थे और बाबर वहां जीत गया था। बाबर को यह कहा जा सकता है खानवा की लड़ाई में राणा सांगा के खिलाफ एक सफलता मिली थी, लेकिन इसको किस तरह से इतिहास लेखन में इस तरह से प्रदर्शित किया गया और जिसको लेके अगर औरंगजेब को सपा के नेता और सपा के अध्यक्ष खुद अखिलेश यादव इसको इतिहास का एक पन्ना पलटने की बात कहते हैं, तो आपको यह मानना पड़ेगा कि यह देश कभी माफ नहीं कर सकता कि आप तैमूर और चंगेज खां के वंशज मुगल को आप अगर उसको एक उत्तराधिकारी के रूप में, औरंगजेब के रूप में, आप उसके वंशज के रूप में लोगों को जोड़ते हैं यहां के मुसलमानों को, तो यह भी एक सच्चाई है कि इतिहास ने किस तरह से गुलामी मानसिकता में लोगों को गुमराह किया है। और अपने राणा सांगा जैसे वीर सपूत को आप अगर गद्दार कहते हैं तो यह भी देख लीजिए कि एक सनातन और हिंदू समाज को किस तरह से अपमानित करने का, उसको प्रताड़ित करने का, इसी गुलामी मानसिकता के इतिहास लेखन में इसको बार बार दोहराया गया है।
लेकिन बिल्कुल इस गुलामी मानसिकता की इतिहास लेखन की बात जैसा कि आप कह रहे हैं बहुत सारे लोगों ने भी कही है। राजा भैया का जो वो स्टेटमेंट है वो भी उसमें है। हमारे साथ हमारे संवाददाता विकास सिंह लखनऊ से जुड़े हुए हैं। विकास, अगर इन बयानों के सियासी नफा नुकसान की बात कर लें तो जिस तरह से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता तक आहत हैं, क्योंकि ये बयान सभी के लिए कष्टप्रद है, तो जिस तरह से पार्टी कार्यकर्ता आहत हैं, जिस तरह से तमाम जनता आहत है और जिस तरह से राजपूतों के शौर्य को ठेस पहुंचाई गई, उस पर आपको लगता है कि कहीं गेम करने के चक्कर में समाजवादी पार्टी को नुकसान तो नहीं हो जाएगा? देखिए निखिल, राष्ट्र पुरुषों का अपमान कोई भी व्यक्ति नहीं करेगा, चाहेगा जो राष्ट्र से प्रेम करता होगा। और ऐसे ही राष्ट्र के महानायक है ये राणा सांगा, जिन्होंने वीरता की एक मिसाल कायम की है और अभी हमेशा से, पहले भी था, अभी भी है और आने वाली जो पीढ़ियां हैं इनके लिए ये सबसे बड़े सूरवीर योद्धा हैं और इनके लिए एक मिसाल रहते हैं, आइडियल रहते हैं जीवन में। जब जब कोई भी युवा इनका नाम लेता है तो उसकी भुजाएं फड़कने लगती हैं इनकी वीरता की कहानी सुनकर। और ऐसे में इनका अपमान करते हैं राजनीतिक कारणों के कारण, तो उससे निश्चित रूप से लोगों की भावनाएं आहत होती हैं। पक्ष विपक्ष हमने देखा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिसको अपने राष्ट्र से प्रेम होगा, देश से प्रेम होगा, अपने राष्ट्र नायक उसके लिए जीवन के सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत होते हैं। ऐसा ही कुछ है समाजवादी पार्टी में। हमने पहले भी देखा था जब प्रभु श्री राम के खिलाफ लगातार टिप्पणी कर रहे थे, तब समाजवादी पार्टी के तमाम सारे विधायक उनका साथ छोड़े। तकरीबन 7 विधायकों ने उस समय खुलकर बोला था कि समाजवादी पार्टी की तरफ से किस तरीके की जो राजनीति की जाती है वो समाज के लिए ठीक नहीं है। जब जो लोग राम का अपमान करते हैं, जो राष्ट्र नायकों का अपमान करते हैं, तमाम सारे लोग समाजवादी पार्टी में ऐसे हैं जो राष्ट्र के प्रति श्रद्धा रखते हैं, सनातन के प्रति श्रद्धा रखते हैं। और यही कुछ नजर आ रहा है एक बार दोबारा फिर से, क्योंकि वोट बैंक के कारण चाहे औरंगजेब की बात हो, उनकी टिप्पणी को लेकर हो, और चाहे राणा सांगा पर जो टिप्पणी की गई हो, इस पर सपा की मुखिया की तरफ से कोई बयान नहीं आता है और कहीं ना कहीं समर्थन में वो खड़े नजर आते हैं। यह दर्शाता है साफ, और इसको लेकर खासतौर से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी निशाना साधा जाता है कि आपकी नीति क्या है। आप दर्शाते हैं कि आप किसको मानते हैं, आपके लिए आइडियल कौन है। तो लेकिन अखिलेश यादव छोड़ के उस पार्टी में तमाम सारे ऐसे भी लोग हैं जो मानते हैं कि राष्ट्र पुरुषों की वीरता उनके लिए मिसाल है, प्रेरणा है जीवन में। और यही कारण है कि तमाम सारे ऐसे भी लोग हैं जो लगातार कहते हैं कि समाजवादी पार्टी में रहते हुए भी कि यह राजनीति ठीक नहीं है, ये कहीं ना कहीं समाज में उनको कमजोर करती है। क्योंकि जनता में वोट मांगने के लिए उनको समाज में जाना पड़ता है और वहां पर वो शर्मसार होते हैं जाकर। जी, निश्चित तौर से शर्मसार भी होते हैं और उनका दिल भी गवारा नहीं करता। जिस तरह से ये सारे स्टेटमेंट्स, अभी हमने एक आकाश यादव की ट्वीट्स दिखाए और दूसरी चीजें दिखाई, तो इससे पता चलता है कि कितने आहत है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, क्योंकि कार्यकर्ता होने से पहले वो देश के नागरिक तो हैं ही। बहुत शुक्रिया विकास इस तमाम बातचीत के लिए। विनोद मिश्रा जी, आपका भी शुक्रिया। हम आपको अगली स्टोरीज में जोड़ेंगे और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद बात करेंगे वक्फ संशोधन पर उलेमा के पीछे खड़े नेता। अच्छी चीजों में समय लगता है, खूबसूरती निखारने में वक्त लगता है। ब्यूटीफुल डिजाइन्स टेक टाइम, लेकिन केवाईसी अपडेट मिनटों में। केवाईसी अपडेट अब आप घर बैठे बैठे भी कर सकते हैं। रजिस्टर्ड ईमेल, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ऑनलाइन बैंकिंग से, आधार, OTP बेस्ड eKYC से, या फिर वीडियो KYC से। यहाँ तक कि अकाउंट भी घर बैठे बैठे खोला जा सकता है। RBI कहता है, इन्हीं से सुनिए, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील।
स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और अब बात करेंगे वक्फ संशोधन पर। उलेमा के पीछे खड़े नेता, ये आखिर सियासत क्या है? बिहार में चुनावी हलचल के बीच वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ पटना में मुस्लिम संगठनों का प्रदर्शन सियासी माहौल को गर्मा गया है। बिहार में महागठबंधन ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के इस सियासी प्रदर्शन का समर्थन किया है। राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव प्रदर्शन को समर्थन देने धरना स्थल पर पहुंचे। आरजेडी और कांग्रेस का मानना है कि मुस्लिम समाज की इस लड़ाई में हम उनके साथ हैं। तेजस्वी यादव का कहना है कि एक रहिए, इंशाअल्लाह हमारी जीत होगी। जेपीसी अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने कहा है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बिल को लेकर भ्रम फैला रहा है, मुसलमानों में एक तरह से जहर फैलाने का काम कर रहा है। अगर यह बिल असंवैधानिक है तो उन्हें कोर्ट जाना चाहिए। मोहसिन रजा बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने कहा कि निजी स्वार्थ वाले लोग इस बिल के खिलाफ हैं। ये मुसलमानों के लिए प्रोटेस्ट नहीं है, बल्कि कुछ मुट्ठी भर स्वार्थी लोगों की सियासी चाल में लोगों को गुमराह किया जा रहा है। सवाल यह है कि लालू यादव और ओवैसी जैसे नेता मुसलमानों के खिलाफ अन्याय मानते हैं इसे, तो वे बताएं कि वक्फ के 9.5 लाख हेक्टेयर जमीन में किस पसमानदा मुसलमान और मुस्लिम महिलाओं की कोई भूमिका है। अगर वक्फ ही सही है तो नालंदा के सैकड़ों किसानों पर वक्फ के दावे की सुनवाई कौन करेगा? अगर वक्फ ही सही है तो केरल से लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु के हजारों किसानों को वक्फ के कब्जाए जमीन पर मालिकाना हक कौन देगा? वक्फ संशोधन बिल को किसी भी वक्त संसद में लाया जा सकता है। जेपीसी से स्वीकृति मिलने पर संशोधन को लेकर सरकार ने भी सभी सांसदों को इसकी जानकारी दे दी है। सवाल यह है कि जिस संसद ने वक्फ बोर्ड अधिनियम बनाया, आज अगर हजारों की तादाद में शिकायत मिलने के बाद संशोधन की जरूरत पड़ी है तो इसको लेकर इतनी हाय तौबा क्यों? मुस्लिम उलेमाओं को इससे कोई लेना देना नहीं है कि वक्फ के खिलाफ 90,000 से ज्यादा मुकदमे ट्रिब्यूनल में पड़े हैं। उससे ज्यादा मामले मुस्लिम समुदाय के हैं इस पूरे 90,000 में, जिनकी जमीन वक्फ ने यूजर क्लॉज लगाकर हथिया ली है। फिर उनकी सुनवाई कौन करेगा? जो काम विपक्षी नेता नहीं कर पाए, उन्हें मौलानाओं के जरिए पर्सनल लॉ बोर्ड के जरिए कराया जा रहा है। यानी सरकार को घेरने के लिए सीएम नीतीश कुमार और सीएम चंद्रबाबू नायडू पर दबाव बनाया जा रहा है ताकि वे इस बिल का समर्थन ना करें। एक तरफ मुस्लिम उलेमा मुट्ठी भर स्वार्थी तत्वों के कब्जे वाले वक्फ के समर्थन में बीजेपी को एंटी मुस्लिम करार देने की चाल चल रहे हैं, वहीं बीजेपी ने सौगाते मोदी के जरिए गरीब मुस्लिम तबके के बीच गिफ्ट लेकर वो पहुंच रही है। रमजान की खुशी में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा शामिल हो रही है और अब ये फर्क मुसलमानों को करना है कि दरअसल मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसे संगठन शाहबानों और ट्रिपल तलाक जैसे मुद्दे का विरोध करके मुस्लिम समाज को आगे बढ़ने में रोड़ा खड़ा करता है। ये बात समझने की जरूरत है। वहीं सरकार सबका साथ सबका विकास के संकल्प को पूरा कर रही है। तो मुस्लिम समाज को भी दरअसल समझने की जरूरत है कि कौन उनके साथ खड़ा है और कौन इस जो वक्फ की जो सारी संपत्ति है उससे रेवड़ी, उससे मलाई खाने के चक्कर में लगा हुआ है। मुस्लिम धर्मगुरु का कहना है कि वक्फ संशोधन बिल उनके अधिकारों के खिलाफ है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। वक्फ तरमीमी बिल 2024 जो है हम सब मुसलमानों के खिलाफ है और इसमें जो अमेंडमेंट किया जा रहा है वो हम लोगों के पक्ष में नहीं है। इसी के खिलाफ हम लोगों ने आज धरना दिया है यहाँ पटना के अंदर। और आरजेडी के नेता और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का कहना है कि वो बिल को पास नहीं होने देंगे। ये तानाशाही जिस प्रकार से सरकार चला रही है, देश को तोड़ने का काम कर रही है, लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, संविधान को खत्म करने का कोशिश किया जा रहा है। हम लोग संविधान के मानने वाले लोग हैं, गंगा जमुनी तहजीब को मानने वाले लोग हैं और किसी भी कीमत पर हम लोगों का प्रयास है कि ये बिल पास ना हो।
तो तेजस्वी यादव कहते हैं कि वो बिल पास नहीं होने देंगे। वक्फ संशोधनों के लिए बनी जेपीसी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल का कहना है कि इस बिल से गरीब पसमानदा की मदद होगी। हम इसमें अमेंडमेंट इसलिए ला रहे हैं कि उस वक्फ की प्रॉपर्टी का जो इनकम है उसका फायदा गरीबों को मिले, अल्पसंख्यकों को मिले, पसमानदा को मिले, बच्चों को मिले। और ये इस तरह से विरोध हो रहा है एक अच्छा बेहतर कानून लाने के खिलाफ। तो क्या वो मुतवल्ली जो आज वक्फ की प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, केयरटेकर बेच रहे हैं, उनके हितों की रक्षा करने के लिए है या देश में विभाजन करना चाहते हैं? इस पूरे विषय पर मौलाना साजिद रशीदी क्या कुछ कह रहे हैं, आइए उनको भी सुनते हैं। जिन लोगों ने 65 साल हमें तुष्टीकरण के नाम पर बीजेपी से डराया है, उन लोगों की तरफ से भी मुसलमानों के दिलों में एक बात नई पैदा होगी कि जिस बीजेपी को हम अपना दुश्मन मानते हैं, वो बीजेपी तो हमें सौगात दे रही है, वो बीजेपी हमें करीब लाने की बात कर रही है। तो मैं बीजेपी के इस कदम को, सरकार के इस कदम को सराहते हुए तमाम मुसलमानों से अपील करता हूं कि छोड़ो अब इस नफरत को। अब वक्त आ गया है कि हम विपक्ष की चिकनी चुपड़ी बातों में ना आए, उनके डराने में ना आए, और जो हमारे उलमा हमें बीजेपी से डराने का काम करते हैं, हमें आरएसएस से डराने का काम करते हैं, उनके डराने में ना आए और बीजेपी को भी आजमा कर देखें। तो ये कुछ मुस्लिम्स का कहना है कि अब हम जो उलेमा है हमारे, वो बीजेपी से हमको डराते हैं, उनको डराने धमकाते हैं, उससे उनके बहकावे में ना आए और ये देखने की जरूरत है कि दरअसल आम मुसलमान का हित किस पक्ष में है। फिलहाल इस पूरे विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ शिवम त्यागी जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है शिवम जी आपका। और हमारे साथ राहुल लाल जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और कांग्रेस की नीतियों के समर्थक माने जाते हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। राहुल लाल जी बहुत स्वागत है आपका। और विनोद मिश्रा हमारे कंसल्टिंग एडिटर, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद जी स्वागत है आपका। विनोद जी आपके साथ अगर स्वीकार इस चर्चा की शुरुआत करें तो सबसे पहले तो ये समझना चाहेंगे कि ये जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है उसका लोकस स्टैंडाई क्या है, कैसे ये तय किया जाएगा कि सारे मुसलमानों की आवाज वही है और मुसलमान पूरा इसमें पीड़ित प्रताड़ित हो रहा है, हम उसको पीड़ित प्रताड़ित नहीं होने देंगे। दरअसल हमको तो लगता है कि वही सबसे बड़े लाभार्थी हैं। निखिल, आपका ये बढ़िया सवाल है कि आखिर ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ये लॉ बोर्ड है क्या? आप इस लॉ बोर्ड के थोड़ा सा अगर बैकग्राउंड में जाएं तो ये किस मुसलमान की बात करते हैं कि जो 75 रुपये सिर्फ गुजारा भत्ता के लिए साहबानो सुप्रीम कोर्ट में आई थी, उसको उसके जब सुप्रीम कोर्ट से उन्हें 75 रुपये सिर्फ मात्र 75 रुपये का गुजारा भत्ता दिया गया था, तो यही मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के विरोध के कारण राजीव गांधी ने पार्लियामेंट में अमेंडमेंट करके सुप्रीम कोर्ट के इस कानून को बदल दिया था, इस फैसले को बदल दिया था। क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड उन महिलाओं का रिप्रेजेंट करती है? क्या ये मुस्लिम पर्सनल लॉ ट्रिपल तलाक के मामले में आप देखिए कि देश के हजारों महिलाओं के जो एक तरह से आत्मनिर्भरता की, एक अपना स्वाभिमान का जो ये मौका मिला है मोदी गवर्नमेंट के फैसले के बाद, यहाँ ये सबसे पहला ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड था जो इसके सरिया कानून के नाम पे देश में अलग अलग जगहों पे ये आंदोलन किया था। आज यही मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की आड़ में ये सारे कांग्रेस पार्टी से लेके और जो आप महागठबंधन की आप देख रहे थे कि ये स्पॉन्सर्ड बाय आरजेडी, इलेक्शन के समय में जो उन्होंने एक लगाया था कांग्रेस पार्टी और एक बैनर में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का, कि पटना में आप देख रहे थे कि उस जुलूस में किस तरह से आप तेजस्वी यादव और लालू यादव के बयान को देखिए। एक सवाल तो बनता है इसमें कि क्या ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कहने वाले सो कॉल्ड जो मौलाना है, क्या उनको पता है कि इस वक्फ बोर्ड में उनके खानदानों के, उनके लोगों को कितनी जमीनें दान दी गई है? अगर ये अल्लाह का दिया हुआ दान है, वक्फ का है, तो कितने लोग हैं जो इस वक्त में दान दिए हुए हैं? और वो जमीनें जो है वो भी आप देख लीजिए कि 2009 तक जो वक्फ बोर्ड की संपत्ति 3.5 लाख हेक्टेयर जमीन थी, 2013 में यूजर्स क्लॉज लगाने के बाद 2009 और 2013 के बीच में वो वक्फ की जमीन 9.5 लाख हेक्टेयर जमीन होती है। इतने बड़े जमीन का एक कारोबारी बनना, एक बोर्ड बनना, आप समझ लीजिए कि आप के यहां रेलवे के बाद
और ये इसके बाद जो है ये तीसरी सबसे बड़ी लार्जेस्ट रियल एस्टेट किसी के पास है डिफेंस के बाद तो ये वक्फ की है, और उसका मैनेजमेंट कुछ मुट्ठी भर लोग कर रहे हैं। क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए कि इन वर्षों में जो सच्चर कमीशन की रिपोर्ट में आई थी कि वक्फ का फायदा गरीब मुसलमानों महिलाओं को नहीं मिलता है, इसके जो होने वाले जो राजस्व हैं उनका सही से उपयोग नहीं होता है, तो सरकार का काम क्या है कि अगर किसी ने वक्फ बोर्ड का बिल पास कराया, अधिनियम बनाया पार्लियामेंट में, वही पार्लियामेंट अगर इसकी जांच की है, वही पार्लियामेंट इन शिकायतों को लेके जेपीसी बनाई और आज अगर संसद में की चर्चा में आने वाली है तो इसको लेके उलेमा क्यों उतावले हैं, ये बात तो एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल, उलेमा क्यों उतावले हैं, ये एक बड़ा सवाल है राहुल लाल। उलेमा उतावले हैं और उतावली कांग्रेस पार्टी और जो दूसरे विपक्ष के लोग हैं, चाहे वो आरजेडी हो, समाजवादी पार्टी हो, वो भी दिखती है। ये उतावलीपन सिर्फ क्या इसलिए है कि लगता है कि बीजेपी या एनडीए की सरकार चूंकि ये बिल लेकर आई है, संशोधन है, तो उसका विरोध करना है और विरोध करेंगे तो तुष्टीकरण करते हुए नजर आएंगे कम से कम मुस्लिम्स का। और ये भी समझने की जरूरत है कि क्या ये जो मौलाना है, उलेमा है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, क्या इनका तुष्टीकरण करने से मुस्लिमों का तुष्टीकरण हो जाएगा, उनका कोई लाभ हो रहा है? तो देखिए, हमें लग रहा है कि वक्फ बोर्ड के मामले को हम लोगों को भारतीय जनता पार्टी के चश्मे से नहीं देख के उसको न्यूट्रल चश्मे से देखना चाहिए। 1954 में वक्फ बोर्ड का पूरा कानून आता है विस्तार से, उसमें 1995 में संशोधन होते हैं, लेकिन उस समय तक की व्यवस्थाएं बड़ी कमजोर थी, इसलिए 2013 में उस व्यवस्थाओं को मजबूत किया गया, जिसको कहा जा रहा है कि यूजर बाय क्लाउज लगाने के बाद से बड़ी वक्फ की संपत्तियों में वृद्धि हो गई। इसलिए वृद्धि हुई क्योंकि वक्फ की वो संपत्तियां थी, उसका जो है कि दस्तावेजीकरण नहीं हो सका था, लेकिन उन संपत्तियों को कहीं कहीं जो है कि छीना जा रहा था, तो उसको सुरक्षित किया जा रहा था। भारत में अल्पसंख्यकों के हित सुरक्षित रहे, इसके लिए विपक्ष लगातार जो है सदैव प्रतिबद्ध होता है, और कहीं कहीं उसी अधिकार के ऊपर जो है कि सत्तारूढ़ पार्टी की तरफ से कुठाराघात हो रहे हैं। हम लोगों ने देखा कि जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी थी जेपीसी में, किस प्रकार से विपक्ष के तमाम सदस्यों के मामले पे कोई सहमति लेने का प्रयास नहीं किया गया। किस तरह से मुस्लिमों के हितों पर कुठाराघात हो रहा था, आप ये बताइए। जब आपने कहा कि 2013 में उसको मजबूत कर लिया गया, 9.5 लाख हेक्टेयर जमीन वक्फ के पास आ गई, और जो आम मुसलमान हैं वो अभी भी हाशिए पर मौजूद रहे, और जो आपने कहा ना कि उनके हितों की बात कर रहे हैं, किसके हितों की बात कर रहे हैं? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और मौलानाओं के हितों की बात कर रहे हैं, आम मुसलमानों के हितों की बात कर रहे हैं? जो शाहबानो केस में 75 रुपए का अगर उनको हर्जाना मांगा जा रहा है या भत्ता मांगा जा रहा है, तो वो भी देने से पीछे हट गए। देखिए निखिल जी, अगर हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि वक्फ बोर्ड में जो संपत्ति है वो संपत्ति है किसकी, जो एक तरह से मुस्लिमों ने दान दिया है, एक तरह से वही संपत्ति है उसमें। वो तो यही सबसे बड़ा प्रश्न है, यही सबसे बड़ा प्रश्न है कि 5000 साल पुराना शिव मंदिर, या 1500 साल, माफ कीजिएगा, 1500 साल पुराना शिव मंदिर, जब ये मुस्लिम धर्म आया भी नहीं था, उस पर भी उंगली रख दी वक्फ बोर्ड ने और कहा ये हमारा है। ठीक है, और तमाम सारी जमीनें, चाहे वो नालंदा की जमीन हो, दूसरी जगहों की जमीन हो, जो जिस पर समझ में आया उस पर उंगली रख दी और कहा हमारा है, और आप ही जो है उसके सुनवाई भी आप करेंगे, फैसला भी आप करेंगे। तो अगर संशोधन हो रहा है, और मजे की बात यह है, जो आप बात बता रहे हैं, मुझे लगता है कि दर्शकों को यह भी जानना चाहिए कि जो 90,000 जो केसेस इसमें पेंडिंग है ट्राइब्यूनल में, उसमें ज्यादा मुस्लिमों की जमीन ही कब्जा कर रही है वक्फ बोर्ड। मैं कह रहा हूं कि देखिए, कुछ जगह पे गड़बड़ियां हो सकती हैं, उन गड़बड़ियों से मैं इनकार नहीं करता, लेकिन निखिल जी ट्राइब्यूनल्स भी बने हुए हैं, ट्राइब्यूनल संवैधानिक सर्वोच्च हैं। अगर ठीक है, इस बात का जवाब निखिल जी एक पंक्ति कह रहा हूं, अगर ट्राइब्यूनल्स में मामले फंसे हुए हैं तो देखिए ट्राइब्यूनल्स को मजबूत कीजिए, लेकिन 2013 के कानून में संशोधन करने की जरूरत कहां आ रही है? ठीक है, इसका जवाब हम ले लेते हैं शिवम त्यागी से। 2013 के कानून में संशोधन करने की जरूरत कहां से आ गई? शिवम त्यागी, आपने सुना राहुल लाल को। 2013 में खासतौर पर अगर मैं बात करूं, 14 अगस्त की बात होगी, 2014 की मैं बात कर रहा हूं। तो उसके बाद से जब चेंजेस हुए और तमाम तरह की चीजें हुई, एक रात को एक स्पेशल कैबिनेट नोट निकलता है। आप आवाज सुन पा रहे हैं मेरी? जी बिल्कुल सुन पा रहे हैं, कहिए। एक स्पेशल कैबिनेट नोट निकलता है विद द अप्रूवल ऑफ द फाइनेंस मिनिस्ट्री, और रातों रात उसको अप्लाई करके अगले दिन उसके ऊपर जो है नोटिस निकाल दिया जाता है। 123 प्रॉपर्टीज जो गवर्नमेंट की थी, जिनकी वैल्यू शायद हजारों करोड़ होगी, जहां पर आपका ऑफिस है, ऐसी 123 प्रॉपर्टीज को रातों रात वक्फ के नाम ट्रांसफर कर दिया गया। मुझे बस ये बताइए इसके पीछे कौन सा क्लॉज है?
अब यहाँ पर खास तौर पर अभी राहुल लाल जी ने कहा कि यहाँ पर मुस्लिमों को बहुत दबाया जाता है, उनके ऊपर अत्याचार होता है। एक तरफ कह रहे हैं उनके ऊपर अत्याचार होता है, दूसरी तरफ सरकार के बाद सबसे ज्यादा जमीन उनके ऊपर है। दोनों ही बातें कॉन्ट्रेडिक्टरी हैं। कोई सेंस है इस बात का? कमाल बात हो गई। अंजुमन इंतजामिया कमेटी के पास मथुरा जो मंदिर है जिसको तोड़कर फिर ईदगाह बनाया गया, उसको बाय डिफॉल्ट वक्फ ट्रांसफर कर दिया गया। सेक्शन 40 के तहत अगर कोई दान करने वाला यानी कि डोनर जो है वो आता भी नहीं है, वो आगे भी बढ़ के नहीं आता, किसी भी प्रॉपर्टी का कोई डोनर भी नहीं है, बावजूद उसको वक्फ क्लेम कर लेता है और वो वक्फ के नाम ट्रांसफर हो जाती है। मतलब देने वाले को पता नहीं है कि उसने दिया है, लेने वाले ने कह दिया ये तो मेरा है। गजब बात हो गई। कोई सेंस है क्या इस बात का? अब आगे आते हैं। मैं एक बड़ी सीधी सी बात कहना चाहता हूं, यहां पर बहुत साफ चीज है। जिस तरीके से वक्फ ने, मैं इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, खास तौर पर मुस्लिमों के राइट्स पर भी एक तरह का आतंक मचाया, ये अपने आप में बुरा हाल है। अब आप जो 1500 साल पुराने गांव की बात कर रहे हैं वो तो है ही है। मैं अपने यहां पर कम से कम मेरठ में आपको ऐसी 22 प्रॉपर्टीज चिन्हित करके दे सकता हूं जो मुस्लिमों की थी, जो छोटे छोटे घर थे, उनको वक्फ ने क्लेम किया। अब उसके बाद जाते रहिए ट्राइब्यूनल में। एक छोटा परिवार है जिसके 2-4-5 बच्चे हैं, वो दिन रात सुबह शाम अपनी गुजारी करके खाना खाता है, अपना घर चलाता है, वक्फ उस पर क्लेम करता है। ट्राइब्यूनल में जाकर आप करते रहिए प्रूफ, आपके पास इतनी संपत्तियां हैं क्या? और मैं एक और चीज कहना चाहता हूं, ये प्रिविलेज मिले क्यों? बताइए मुझे, इस देश में कौन से मंदिर बोर्ड के पास जो है हिंदुस्तान की सरकार के बाद सबसे ज्यादा जमीन है? ये हमें कहा जा रहा है ना कि हम बहुसंख्यक हैं यहां पर। बताइए हिंदुस्तान के कौन से मंदिर में, कौन से श्राइन बोर्ड के पास, कौन से एक धार्मिक संस्थान के पास, सरकार के पास सबसे ज्यादा जमीन है? अगर अत्याचार हम कर रहे हैं तो जमीनें हमारे पास सबसे ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन नहीं है ऐसा। अत्याचार वो कर रहे हैं जिनके पास 2013 से पहले, बिल्कुल ठीक बात है, 3.5 लाख हेक्टेयर जमीन थी और 2013 तक आते आते वो जो है 13 लाख हेक्टेयर हो गई, 9 लाख हेक्टेयर हो गई। और ऑन टॉप ऑफ दैट यहां पर राहुल लाल कह रहे हैं कि नहीं नहीं उनका ना डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुआ था, मतलब 3 गुना जमीन का डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुआ था। कुछ तो तर्क रखिए। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, इस देश में लगातार चीज का तर्क है शिवम जी। क्या था? मैं कह रहा हूं कि देखिए, अब मैंने बड़ा ध्यान से सुना, आप कह रहे तर्क नहीं, मैंने तर्क के साथ ही चीजों को रखा है। आप सोच कर देखिए, आप हिंदू समय से तुलना कर रहे हैं। करके बात करते हैं, लड़ते नहीं है, एक एक करके बात करते हैं। राहुल जी बिल्कुल, मैं आपके सवालों का उत्तर दूंगा। 10 सेकंड मैं बोल देता हूं, फिर आप बोलेगा। आप मुझे एक चीज बताइए, आपके दादाजी के दादाजी के दादाजी के पास मैं मान सकता हूं चलिए 500 बीघा जमीन होगी। उस 500 में से मैं मानता हूं कि चलिए खेती की तो सारी जमीन की बाय डिफॉल्ट ही आज के जमाने में जो है पक्की चीजें होती है, खसरा कतौनी फरद होती है। गांव की जमीनों में, घरों में जरूर होता था कि वहां पर उनके कोई पेपर्स नहीं होते थे। दुनिया में कोई केस ऐसा सुना है हिंदुस्तान में आपने कि किसी के जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके पास उसके कागजों का इतिहास ही नहीं है? कैसी बातें कर रहे हो, किसको बेवकूफ बना रहे हो भाई? मतलब मालिक को ही नहीं पता मेरे पास 9 लाख हेक्टेयर जमीन है। ऐसी ये शिवम जी उत्तर तो सुन लीजिए, बड़ा सही तर्क रखा है आपने। देखिए, आपने कहा कि हिंदुओं की संख्या अधिक है और संपत्ति वक्फ के ज्यादा है। अब देखिए, हिंदुओं की संख्या अधिक है, लेकिन अगर हम लोगों ने वक्फ जैसी कोई एक संस्था का निर्माण नहीं किया है, कोई अगर एक जगह एक अलग अलग मंदिरों के अलग अलग देश भर में ट्रस्ट बने हुए हैं, उनमें जो है कि जमीनें बिक्री हुई हैं, कोई व्यक्ति यहां पर अगर किसी के पास उत्तराधिकार की चीजें तय नहीं है, उनमें तो उत्तराधिकार का भी मामला तय नहीं हो रहा है, तो वो जो है राहुल लाल जी दान दे रहे हैं। राहुल लाल जी आप टाइम पास कर रहे हैं, मैं आपको फैक्ट्स देता हूं, आप शिवम जी से पूछ सकते हैं। विनोद जी, मैं तो केवल एक ही चीज कह रहा हूं, दे रहा हूं, आप बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर नहीं दे रहा हूं। आपको मैं फैक्ट्स दे रहा हूं, मैं अभी आपको केरल हाईकोर्ट का एक फैसला सुना, आपको बताता हूं। केरल हाईकोर्ट में मुनम्बम के 600 किसान पीड़ित किसानों को लेकर केरल सरकार ने वक्फ बोर्ड के खिलाफ में, ये जमीन कब्जाए हुए जमीन के खिलाफ में जब जुडिशियल कमीशन बनाया था, अभी की बात कर रहा हूं, 4-5 दिन पहले की बात है, तो केरल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के जुडिशियल कमीशन को रिजेक्ट कर दिया, यह कहते हुए कि ये पार्लियामेंट से पास जो वक्फ अधिनियम है उसमें ट्रिब्यूनल के अलावा कोई कोर्ट सुन ही नहीं सकता। ये सेकुलर हिंदुस्तान में ये पहला कानून है जो, सुनिए आप, सेकुलर हिंदुस्तान में यह पहला कानून है जिसमें जो पीड़ित हैं उसकी सुनवाई कोई कोर्ट नहीं करेगा, सिर्फ वक्फ बोर्ड ही करेगा। हाँ, लूटा भी उसी ने, कब्जा भी किया उसी ने, वही सुनवाई करेगा। क्या बकवास तर्क है आपका? सुनिए तो सही, मैं आपको तर्क दे रहा हूं। अभी ओवैसी ने कहा है कि अगर हमें वक्फ की सबसे ज्यादा जो जमीनें हैं वो उत्तर प्रदेश में है, और ओवैसी कहते हैं कि अगर ये कागज की बात होगी, पेपर देने की बात होगी, तो यूपी की हमारी सारी जमीनें छीन जाएगी।
तो भैया तुमने फ्रॉड किया है, किसी ने तुम्हें वक्त में दाम नहीं दिया। पूरे संभल के इलाके में आपको शिवम जी ज्यादा बेहतर बता सकते हैं किसने दाम दिया, कोई किसी का आता पता नहीं है। और पूरा संभल का इलाका आपने वक्त सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी जमीन पर पंजाब में चले जाओ, जो 4% मुस्लिम है और सबसे ज्यादा जमीनें वक्त की पंजाब में है। ये क्या तर्क है यार? नालंदा की बात है कि आपने 1500 साल पहले जगह पे निखिल, मैं शिवम जी को बताता हूं कि एक जगह आपने इस वक्फ बोर्ड, कितनी बेईमानी है ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जो बात करते हैं, उनकी बात के लिए आप सोचिए कि जो आज धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, ये समझने की बात है कि उसी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने विवादत ढांचे जो अयोध्या में टूटा, तो नरसिंह राव के दबाव दे के उसने ये वर्शिप एक्ट ले आया कि किसी भी 1947 से पहले की किसी भूमि पे आप बात नहीं कर सकते। लेकिन वक्त में आपके पास में ये कानून है कि आप जहां चाहे हाथ रख दे तो आपकी ये जमीन हो जाती है। जी, ये चीज बेईमानी जो है, ये बात शिवम जी से पूछिए। ठीक है, बिल्कुल, तुम ही मुंसिफ, तुम ही मुद्दई, तुम ही मुजरिम। मुझे मालूम था कसूर मेरा ही निकलेगा। अब आप जाएंगे जिसके सामने, जिसने आपकी जमीन कब्जाई, नहीं सुनिए, जिसने आपकी जमीन कब्जाई, आप उन्हीं के पास जाके खड़े होंगे कागज लेके कि जी हमारी जमीन दे दीजिए। क्यों दे देंगे? 1500 साल पहले जब इस्लाम धर्म आया नहीं था, उस समय के मंदिर पर आप हाथ रख रहे हैं, आप नालंदा की जमीनों पर हाथ रख रहे हैं। आपने देखा कि किस तरह से पूरे संभल में सारा मामला छाया रहा। तो मंशा पर भी प्रश्न चिन्ह उठते हैं राहुल लाल जी, इसलिए इस बात को समझना पड़ेगा। और शिवम त्यागी, आप देख रहे हैं कि जिस तरह से ये सारा मामले को पॉलिटिसाइज किया जा रहा है। आज भी जो अभी अपने इसमें दिखाया था अपनी रिपोर्ट में कि किस तरह से पटना में एक रैली चल रही है और उसको समर्थन देने के लिए लालू प्रसाद यादव और आरजेडी पहुंच गई है। कांग्रेस तो समर्थन दे ही रही है। इससे कैसे पार पाएंगे, कैसे समझाएंगे कि यह दरअसल आम मुसलमानों के हित में है? उत्तर प्रदेश में 1952 के बाद से सारे रेवेन्यू रिकॉर्ड्स खंगाले जा रहे हैं। वहां पर एक कमेटी का गठन हुआ है जो इसी वक्फ की प्रॉपर्टीज को खासतौर पर देख रही है। वक्फ की उत्तर प्रदेश में 13,000 हेक्टेयर जमीन है, जिसमें से 9,000 हेक्टेयर जमीन, आप सरप्राइज होंगे, 9,000 हेक्टेयर जमीन के करीब जो डॉक्यूमेंटेशन हैं वो वक्फ की जमीन है ही नहीं। और उसमें से उस 9,000 हेक्टेयर में से ज्यादातर जमीन सरकार की है। पिछली सरकारों ने वक्फ पर जिस तरीके से अपना अचूक प्रेम दिखाया, मैं फिर से वही कह रहा हूं, चुनाव से 2 महीने पहले अगर दिल्ली में एक सरकार एक वक्फ को जो है 123 प्रॉपर्टी दे सकती है जिसकी हजारों लाखों करोड़ पता नहीं कितनी वैल्यू होगी, तो सोचिए राज्य सरकारें जो पूरे की पूरी MY समीकरण मुस्लिम तुष्टीकरण पर ही चलती थी, उन्होंने किस तरीके से हाल किए होंगे। उस 9,000 एकड़ जमीन के जब पेपर चेक किए जा रहे हैं तो उसमें से पता चल रहा है 13,000 में से जो 9,000 है कि वो सरकार की जमीन है। ना रेवेन्यू रिकॉर्ड्स खंगाल के। हमारा देश इतना भी वो नहीं है भाई, 5,000 साल पुरानी सभ्यता है, 75 साल से ज्यादा हम आजादी में आ चुके हैं। क्या लगता है कि आपके पास आज भी रेवेन्यू रिकॉर्ड्स नहीं है? जिस आदमी ने वक्फ किया है उसके नाम, डॉक्यूमेंटेशन, डिटेल्स चाहिए, आप जाकर बता दीजिए। अगर बेईमानी नहीं है तो दिक्कत क्या है भाई? और ऐसे तो कितने एग्जांपल्स आए दिन दिखाई देते हैं। मैं मानता हूं कि कोई तुक नहीं है, और इस देश ने नया देखा ही है। अभी तो शुक्र मानिए प्रयागराज में जिस तरीके से कुंभ लगा, कुंभ की जमीन को वक्फ की जमीन बता दिया था। शुक्र मानिए भाजपा की सरकार है, अगर कोई और सरकार होती तो कहती है हाँ वक्फ की जमीन दे दो, वक्फ को कर दो ट्रांसफर। ऐसा हुआ नहीं है इस देश में। मैं मानता हूं इस तरीके से इस देश में लोकतांत्रिक देश में कोई भी चलेगा, लोकतंत्र से, कानून से चलेगा। कोई भी बॉडी राहुल लाल जी बड़ी नहीं हो सकती, चाहे वो वक्फ हो या कोई और। जी बिल्कुल राहुल लाल जी, दरअसल मुझको लगता है कि इसमें एक पैनल में चर्चा के लिए जब हम आए हैं, जुटे हैं, तो और आप कांग्रेस का पक्ष रख रहे हैं, तो आपको लगता है कि शायद इसमें विरोध करके ही हम अपना पक्ष रख पाएंगे। लेकिन मुझे व्यक्तिगत तौर पर लगता है कि जिस तरह से 3 तलाक कानून का भी, आपको याद होगा कि शुरू में मौलानाओं ने, उलेमाओं ने, सभी ने इसका विरोध किया था और बाद में दरअसल ये समझ में आता है कि मुस्लिम महिलाओं के पक्ष में है। इसी तरह से ये बड़ा प्रोग्रेसिव बिल है और इसको समझने की जरूरत है कि जो लोग इस बिल का विरोध कर रहे हैं वो दरअसल मुसलमानों के, गरीब पसमानदा मुसलमानों का विरोध कर रहे हैं। यह समझने की जरूरत है। इसलिए कम से कम इस बात पर जागरूक करने की जरूरत है आम मुसलमानों को कि दरअसल ये सारे लोग जो इस बिल का विरोध कर रहे हैं वो आपका हक मार रहे हैं। खास मेहमानों का, आप सभी का, शिवम त्यागी जी आपका, राहुल लाल जी, हमारे पास समय आज बस इतना ही है। विनोद मिश्रा जी बहुत शुक्रिया।
और इसके बाद बात करेंगे लंदन से बंगाल उद्योग लाएंगी ममता बनर्जी, तो इस पर भी ढेर सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। Under the Honorable PM's leadership, an unprecedented push to yoga has been given. Today, yoga is playing a significant role in enhancing health and wellness across the world. PM Yoga Awards are given in recognition to outstanding contributions by individuals and organizations to the field of yoga. These awards carry a trophy, certificate and a prize of 25 lakh rupees. Hurry! Send your entries through MyGov platform before 31st March. Visit Ministry of Ayush website or MyGov platform for more details. जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और जो खबर है वो ये है कि लंदन से पश्चिम बंगाल में उद्योग लाएंगी ममता बनर्जी। वो ममता बनर्जी जो उद्योगों का विरोध कर चुकी है एक बार, सिंगूर की आंदोलन का जो है वो सभी को याद होगा। अपने लंदन दौरे पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उद्योगपतियों से अपील की है कि वो पश्चिम बंगाल में जमीन की उनके पास कोई कमी नहीं है, आप उद्योग लगाएं, फायदे में रहेंगे। चुनावी मौसम में राज्य में बढ़ती बेरोजगारी के बीच ममता बनर्जी को अब उद्योग लगाने की क्यों चिंता सता रही है, ये एक बड़ा सवाल है। राज्य सरकार की पहल पर यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल की मीटिंग में ममता ने उन्हें जमीन देने के साथ मुनाफे की भी गारंटी दी है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि उद्योग और उद्योगपतियों के विरोध करके ही ममता बनर्जी सीएम की कुर्सी तक पहुंची थी। सिंगूर और नंदीग्राम में भूमि अधिग्रहण के खिलाफ आंदोलन चलाकर टाटा के नैनो फैक्ट्री को भगाकर ममता बनर्जी सत्ता पाने में सफल हुई थी। फिर आज के अपील पर कौन भरोसा करेगा और क्यों करेगा? ममता के लंदन दौरे को बीजेपी भले ही पीआर एक्सरसाइज मान रही है, लेकिन उनके दौरे का विजुअल्स सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। ममता बनर्जी कहती हैं कि बंगाल और ब्रिटेन का रिश्ता सदियों पुराना है। ये रिश्ता संस्कृति और व्यापार पर आधारित है। इस ऐतिहासिक संबंध को और मजबूत करने की जरूरत है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा ममता बनर्जी के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के लेक्चर को लेकर है। सीएम के इस लेक्चर को टीएमसी जोर शोर से प्रचारित कर रही है। तो बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी कहते हैं कि एक कॉलेज के लेक्चर को ममता ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बता रही हैं। विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी का दावा है कि एक कॉलेज से निमंत्रण मिला है, न कि यूनिवर्सिटी से। यूनिवर्सिटी का नाम लेकर ममता प्रचार कर रही है। नारी सशक्तिकरण पर ममता बनर्जी के लेक्चर पर विपक्ष का सवाल भी है कि क्या ममता दीदी अपने इस लेक्चर में संदेश खाली में महिला उत्पीड़न की घटनाओं का जिक्र करेंगी? क्या आरजी कर मेडिकल कॉलेज की डॉक्टर बेटी के इंसाफ की मांग को लोगों के बीच रख पाएंगी? यह भी एक सवाल है जो ममता बनर्जी से पूछा जाएगा। और इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कोलकाता से हमारे संवाददाता प्रसेनजीत बख्शी जुड़े हुए हैं। प्रसेनजीत, सबसे पहले तो ये सवाल कि ये जो अभी उद्योग लगाने की बात वो भी ब्रिटेन में जाकर उद्योगपतियों से कह रही हैं ममता बनर्जी, इसके पीछे की सियासत क्या है या लॉजिक क्या है? क्योंकि इसी तरह से आपने देखा सिंगूर और नंदीग्राम का विरोध जो है वो ममता बनर्जी पर चस्पा है आज तक। देखिए निखिल, पहले तो एक बात बता दूं कि सामने 6 तारीख को हमारा रामनवमी है जी, और रामनवमी में कोलकाता ईडन गार्डन में एक आईपीएल का मैच होने का है। और प्रदेश सरकार की तरफ से, कोलकाता पुलिस की तरफ से बताया गया है, बीसीसीआई को ये अनुरोध किया गया है कि हम यहाँ पे सुरक्षा दे नहीं पाएंगे। तो आप सोचिए कि किस तरह से 6 तारीख को कोई दूसरा तारीख बनाया जाए या 6 तारीख की मैच किसी दूसरे शहर में किया जाए। तो मैं इस बात को इसलिए बता रहा हूं कि उद्योग या इंडस्ट्री के बारे में अगर बात करें तो सिर्फ जमीन और मुनाफे से नहीं होता है, लॉ एंड ऑर्डर काफी जरूरी है। और ममता बनर्जी की कोलकाता पुलिस सिर्फ रामनवमी के लिए आईपीएल का जो सुरक्षा है वो दे नहीं पाएंगे। तो ये है बंगाल की लॉ एंड ऑर्डर स्थिति।
तो लंदन में जाके कुछ भी कहे उसका कोई नतीजा शायद जो लोग वहां लंदन में चीफ मिनिस्टर की बात सुन रहे थे उन्होंने शायद इंटरनेट से ये भी पता कर लिया कि 6 तारीख का आईपीएल कोलकाता में ना करने की हिदायत ममता बनर्जी की पुलिस से दिया गया है। दूसरी बात यह है कि आप आरजीकर की जिक्र किए हैं जी। आरजीकर घटना के समय पे यही ममता की कोलकाता पुलिस कोलकाता की सॉल्ट लेक स्टेडियम में ईस्ट बेंगलोर और मोहन बागान के बीच जो फुटबॉल में पूरे हिंदुस्तान में डार्बी मैच बताया जाता है सिक्योरिटी नहीं दिया जाएगा बोल के उस डार्बी मैच को कैंसिल किया गया था। तो बंगाल में सिक्योरिटी की हाल या ऐसी है। महिला की सशक्तिकरण की बात आप कह रहे थे, आज ही हम थोड़ी देर में हमारे बांग्ला बुलेटिन में स्टोरी चलाएंगे कि कोलकाता से 40 किलोमीटर दूर आमडांगा बोल के एक जगह पे नॉर्थ 24 परगना में एक महिला की जला हुआ डेड बॉडी मिला है जहां जिसमें लोगों को या पुलिस को संदेह है कि ये रेप और मर्डर है। तो ये है महिला सशक्तिकरण, ये है बंगाल की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन और इसी की बलबूते पर ममता बनर्जी लंदन जाके यहाँ पे इंडस्ट्री लाने की बात कह रही है। बाकी तो लोग सोचेंगे और जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो सोचेंगे। निखिल, ये दो बातें हैं, एक तो नारी सशक्तिकरण की बात कर रही हैं, अपना ये अरविंद केजरीवाल स्टाइल में कहना गलत नहीं होगा कि वो लगातार प्रचार प्रसार सोशल मीडिया से लेकर हर जगह पर, जिस पर बीजेपी ने सवाल भी उठाया कि भाई ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी नहीं है, एक कॉलेज है और उसको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बताया जा रहा है। यानी कि प्रचार की, इस तरह के प्रचार की, इस लो लेवल के प्रचार की जरूरत अगर ममता बनर्जी को पड़ रही है, क्या मुद्दों की कमी हो गई है या ध्यान भटकाने की ये कोशिश है? बिल्कुल, देखिए ममता बनर्जी ये समझ नहीं पा रही है कि वाकफ बिल का प्रोटेस्ट करे या हम चुपचाप रह जाए। उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि दीघा में जगन्नाथपुरी मंदिर का जो डुप्लीकेट बनाया जा रहा है वो उनके लिए सही है या वो फुरफुरा शरीफ जाके तवा सिद्दीकी की मंच से कुछ भाषण देती है तो वो सही है। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो 30-32% माइनॉरिटी वोट ये सही में उनके लिए इंटैक्ट है कि नहीं। अगर ये इंटैक्ट है, कोई बाकी जो 13-14% हिंदू वोट है ये उनकी नीचे से फिसल जा रहा है कि नहीं, तो इनको समझ में नहीं आ रहा है। तो ये अलग अलग जगह पे इस तरह की निम्न रुचि का कैंपेन करके एक कॉलेज को यूनिवर्सिटी बता के और इस तरह की सो कॉल्ड इंडस्ट्रियल मीटिंग के नाम पर वहां की जो इंडियन हाई कमीशन है, जो केंद्रीय सरकार की नियंत्रण में इंडियन हाई कमीशन है, उन्हीं के ऑर्गेनाइज किया हुआ एक सम्मेलन में जाके बात करते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन की, तो उनको समझ में नहीं आ रहा है और वापस आके उन्होंने इसी केंद्र सरकार के खिलाफ बोलेंगे तो उनके पास मुद्दों की कमी है और वो कंफ्यूज है कि आने वाले 2026 की चुनाव वो किस मुद्दे पर लड़े। निखिल जी, निश्चित तौर पर एक बात और चलते चलते आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से वो एक कमेटी बनाकर यहां पर शासन सत्ता एक तरह से कहा जाए कुछ दिनों के लिए उन्होंने सौंपने की जो कवायद की है, उसको लेकर के सियासत किस तरह से, क्या जानकारी देंगे? देखिए एक बात तो कह दे कि जो उस लिस्ट में जो 5 विधायक की नाम है वो 5 विधायक ममता बनर्जी की करीबी माना जाता है। तो जो अभिषेक बनर्जी है उनका जो करीब विधायक है उनमें से किसी को नहीं दिया गया, पहली बात। दूसरी बात है कि उनकी मंत्रिसभा में, मंत्रिमंडल में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो उनकी अनुपस्थिति में बंगाल को संभाल सके या मिनिस्ट्री को संभाल सके। अगर किसी एक को दिया जाए तो बाकी 4 ने ऐसा हंगामा मचा देंगे, तो उन्होंने इस स्थिति से बचने के लिए 5 लोगों को यहाँ पे जिम्मेदारी दे गया कि यहाँ पे जो 7-8 दिनों नहीं रहेंगे तो प्रदेश को देखा जाए। तो यही है बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की प्रदेश सरकार की हाल। जी, निश्चित तौर पर। और सबसे खास बात यह है कि जनता जो है इन सारी चीज़ों को बहुत गौर से, बहुत करीबी से देख रही है, समझ रही है और वो इस बात को समझती भी है कि दरअसल इन सब जो चीज़ें की जा रही हैं इसके पीछे का एजेंडा क्या है, इसकी वजह क्या है। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए प्रसेनजीत बख्शी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया। तो इस वक्त आज के इस अंक पे बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।